नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2025 का चुनाव बिहार में सामाजिक न्याय के परिवर्तन के विरुद्ध एक काउंटर रेवोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि इस बार जो जातियों के समीकरण विधानसभा में जीतकर आने वाले एमएलएस के रूप में रिफ्लेक्ट होंगे, वो बड़ा दिलचस्प है और इस पर विवेचना की आवश्यकता है। मैं यह वीडियो समाजशास्त्र और एकेडमिक डिस्कशन के उद्देश्य से बना रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य जातिगत पॉलिटिक्स को न तो बढ़ावा देने का है और न ही उस संबंध में है। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ आपसे यह बात कर रहा हूँ। आपको जानकर एक दिलचस्प आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि बिहार में कुल 71 अपर कास्ट के जाति के लोग एमएलए बने हैं इस बार, जो 29% होता है। और इस जातिगत गणना में अगर भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को जोड़िएगा तो उनकी आबादी 10% है। 15% अदर कास्ट के, लेकिन उसमें सैयद, पठान्स वगैरह भी है। तो मैं सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ की आबादी को जोड़कर बताता हूँ। उनकी आबादी 10% है, उसके अगेंस्ट 29% यानी 71 एमएलए जीत कर के आए हैं। इस सब में एक प्रमुख जो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में जदयू और बीजेपी के कंबाइंड इफर्ट या एनडीए के कंबाइंड इफर्ट में जो प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, उसमें जो सबसे प्रमुखता से जिस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए वो है ललन सिंह। ललन सिंह, जिनका जन्म 24 जनवरी 1955 को नालंदा जिले के गिलानी नामक एक गांव में हुआ। संजोग से नालंदा जिला चूँकि मेरा भी घर है। टीएनबी से इन्होंने पढ़ाई की, छात्र राजनीति में रहे। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कर्पूरी ठाकुर के भी सहयोगी रहे। हालांकि मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, उससे संबंधित कोई बहुत ठोस जानकारी मिल नहीं पाई। लेकिन जेपी के आंदोलन में संभवतः कुछ बहुत नॉन प्रोमिनेंट या अनइम्पॉर्टेंट तरीके से भाग लिए होंगे। हालांकि एक दो इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि हम जेपी कर्पूरी ठाकुर जी को अपने स्कूटर पर लेकर के जाया करते थे। बहरहाल हुआ ये कि जहाँ तक मुझे याद आता है कि सुधा श्रीवास्तव एक मिनिस्टर हुआ करती थी लालू जी के रजीम में, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी। तो उनके साथ भी ये सहयोगी के रूप में पीए या पीएस वगैरह के रूप में काम करते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़े। सुशील कुमार मोदी वगैरह के साथ भी उस आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भाग लिया। लेकिन प्रोमिनेंटली जब ये राजनीति में आए और 2000 से 2004 तक जब ये एमपी रहे बेगूसराय में, उसके बाद से फिर ये प्रोमिनेंटली आगे बढ़ना शुरू किए। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी आपको पता है कि 14 में एमपी का चुनाव मुंगेर से जीत गए थे। उसके बाद फिर 19 और 24 दोनों चुनाव ये जीते। ये 2021 से 23 तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हालांकि इस बीच में उसके पहले 2009 से 10 तक इनके रिलेशन नीतीश कुमार से बड़े ख़राब हो गए थे और उस वक़्त ये कांग्रेस के बड़े नज़दीक, हालांकि कांग्रेस में औपचारिक रूप से इन्होंने कभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं की थी। लेकिन फिर नीतीश कुमार को कदाचित ललन सिंह के राजनीतिक कौशल का पता चल गया होगा, या कुछ लोग तो बताते हैं कि कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे रिलेशनशिप नीतीश और ललन सिंह के बीच में है कि ललन सिंह इनके विरुद्ध बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं और नीतीश कुमार भी इनके विरुद्ध बहुत दूर तक नहीं जा सकते। हालांकि एक आध वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के हथेली में दांत है, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ दांत है, उनका ऑपरेशन करके हम निकाल सकते हैं। बहरहाल फिर एक बड़ा अप्रत्याशित और अचानक घटनाक्रम हुआ और नीतीश कुमार इनके साथ डोसा खाने चले गए। फिर वो दोस्ती बन गई। ये 2013 में एमएलसी वगैरह भी रहे। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं।
लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे धीरे धीरे इन्होंने राजनीति में अपनी स्थान बनाई। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि शायद ये कैलकुलेटेड मूव है कि ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की तरह अपने आप को पैन बिहार भूमियार जाति का इन पर्टिकुलर और अपर कास्ट का इन जनरल नेतृत्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूं मुंगेर से। मुंगेर 2009 के एमपी चुनाव के पहले उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था उसमें मुंगेर, जमालपुर, तारापुर और खड़गपुर विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल था। 2002-03 में डिलिमिटेशन कमीशन बना, यद्यपि ये उसमें मेंबर नहीं थे। उसमें मेंबर थे, अगर मुझे ठीक से याद हो तो लालू प्रसाद यादव जी थे, सीपी ठाकुर थे, सुशील कुमार मोदी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, भोला सिंह वगैरह थे। लेकिन ललन सिंह की एक खासियत है, ये लिखने पढ़ने में बड़ा तेज हैं, कागज़ कलम में बड़ा मजबूत आदमी है और जुडिशरी में और वकील समुदाय में इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। आपको एक चीज़ और बताते चलें कि इस राज्य में, पूरा देश के तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इस राज्य में मैंने एक चीज़ देखा है कि वो पॉलिटिशियन वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सफल होते हैं जो अपना संबंध ब्यूरोक्रेसी से मधुर रखते हैं, यानी उनकी बोली चाली अच्छी रहती है। और यहीं पर आरजेडी मार खाती है। आरजेडी का एक अजीब सिम्टम है कि जब भी वो सत्ता में आते हैं तो अधिकारियों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने की उनकी अजीब टेंडेंसी है। उसके कारण उनको बहुत घाटा होता है और अब तो घाटे का आलम यह है कि अब उनकी पार्टी के अस्तित्व पर ही गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। बहरहाल तो ललन सिंह को जहाँ तक मैंने देखा है, चूँकि हम भी 34 साल नौकरी किए, तो जो ऑब्जर्व करते हैं तो इनका ब्यूरोक्रेसी के साथ बड़ा अच्छा संबंध, बातचीत बहुत अच्छा से करेंगे, मीटिंग में कभी भी लुम्पेन एलिमेंट को बदतमीजी नहीं करने देते हैं और जो अधिकारियों को ह्यूमिलिएट करने की जो टेंडेंसी होती है पॉलिटिशियंस को, वो कभी इनकरेज नहीं करते हैं। इसलिए ओवरऑल बिहार की ब्यूरोक्रेसी में इनका एक अच्छा पकड़ है, जुडिशरी में भी इनकी अच्छी पकड़ है। बहरहाल जब डिलिमिटेशन कमीशन हुआ तो उसमें कुछ लोग बताते हैं, कुछ राजनीतिज्ञों से भी मेरी बात है, मैं उनका नाम नहीं कोट कर सकता हूँ, कि कुछ डिज़ाइन ऐसा किया गया कि मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत का ये गढ़ बन जाए इनका। 2009 का जो चुनाव हुआ डिलिमिटेशन के बाद, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने तमाम राजनीतिक विरोधियों को साफ कर दिया। इनको खतरा था तारापुर से, तो तारापुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जमुई में चला गया। हवेली खड़गपुर यादव बहुल इलाका है, जब प्रकाश नारायण यादव लगातार वहाँ से जीतते रहे, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुंगेर, जमालपुर, सूरजगढ़ा, लखीसराय, मुकामा और बाढ़, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल गया। जो अब देखिए किस तरीके से बना है। मुकामा बाढ़ पटना जिला में, सूरजगढ़ा लखीसराय जिला में और मुंगेर जमालपुर वो मुंगेर जिला में। अजीब तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन में ये कराया। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने कराया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा डिज़ाइन हुआ कि आप देखिएगा कि 2009 के पहले ज़्यादातर या अक्सर वहाँ पर यादव समाज या पिछड़ी जाति के लोग ही एमपी बनते थे। ब्रह्मानंद मंडल हों, विजय कुमार यादव हों, जयप्रकाश नारायण यादव, ये लोग बनते रहे, डीपी यादव है, ये लोग बनते थे। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद जो पहला चुनाव हुआ 2009 में, उसके बाद से कोई ओबीसी या दूसरे कास्ट का वहाँ पर नहीं बन पाया है। अब वो सामाजिक समीकरण कुछ ऐसा है कि मुकामा से लेकर और सारा स्ट्रेच इन्होंने कराया। इसके अतिरिक्त जो और राजनीतिक विरोधी थे, जैसे प्रहलाद यादव एक विरोध कर सकते थे, उनको इस तरीके से एलिमिनेट किया कि वो साफ हो गए। विजय सिन्हा से भी इनकी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन वो संयोग है कि वो जीत गए। अनंत सिंह से लगा कि ये विरोध कर सकते हैं, तो अनंत सिंह को आपने देखा कि उनको दुरुस्त करने के लिए लिपि सिंह को लगाया गया, कितने मुकदमे हुए, वो जेल गए। लेकिन राजनीति, व्यापार और अपराध की दुनिया का एक सिद्धांत है कि जो बहुत मजबूत हो और जिसको आप हरा ना सके उसको आप मिला लीजिए। तो अनंत सिंह को मिला लिया गया और आज की तारीख में अनंत सिंह इनके भक्त हो गए हैं, सुजरेंटी एक्सेप्ट कर ली है।
बाढ़ में ज्ञानू जी विरोध कर सकते थे, हालांकि एक समय में इनके दोस्त थे, विरोध कर सकते थे, उनका ऐसा पत्ता साफ हुआ कि वो समाप्त हो गया। अब आप देखिए कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का पूरा कार्यक्षेत्र, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुंगेर जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे, तो क्या, जिसको बोलते हैं ना कि आप इसको ऐसे समझें कि जब कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पालता है तो वो अपना लीनिएज को किसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट चीज़ से कनेक्ट करना चाहता है। जैसे अगर आप ईरान का इतिहास पढ़िएगा तो ईरान का जो शाह राजा पहलवी था बहुत पॉपुलर था। उसकी पत्नी जो है यूरोपियन थी, वहाँ यूरोपियन मॉडर्न एजुकेशन लाया गया, ईरान बड़ा सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन 79 में उनको लगा कि जो खलीफा है, तो खलीफे के जन्मदिन पर वो ईरान शहर को दुनिया भर के सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने की बात हुई और इतनी राशि खर्च की गई, इतना करप्शन हुआ कि वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ और फिर आयतुल्ला खमैनी आए और वो रेवोल्यूशन हुआ और शाह पहलवी को पदच्युत कर दिया गया। बहरहाल, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये एक राजनीतिक संयोग हो सकता है या एक डिज़ाइन हो सकता है कि इन्होंने उसी मुंगेर को चुना है अपना कर्मभूमि, जहाँ से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अनवरत 20-25 साल तक, माने आज़ादी के बाद तो कम से कम 10 साल, लेकिन उसके पहले अगर 35 से जोड़ लीजिए तो 35 से आप 10 साल और लगभग 20 साल बेताज बादशाह रहे बिहार के। उनको श्री बाबू के नाम से, शेरे बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो कदाचित इसलिए इन्होंने मुंगेर को ही अपनी कर्मभूमि चुनी। अब इस चुनाव में जरा देख लीजिए पूरा राजनीतिक कौशल ललन सिंह जी का। इन्होंने एक एक कुनबा खास करके भूमियार समाज का जोड़ा। अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाना, जदयू में लाना, जदयू में ला करके चुनाव लड़वाना, अरुण कुमार जो छिटक रहे थे, अरुण कुमार को भी जोड़े। अब जोड़ने का मतलब है कि उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। आप किसी के रहमो करम पर पार्टी में वापस आते हैं और आपको टिकट मिलता है, तो इसका मतलब आपने उसकी सोजरेंटी स्वीकार कर ली। तो अरुण कुमार भी सोजरेंटी इनका स्वीकार कर ली। एक वीडियो आपने सुना होगा जिसमें जगदीश शर्मा ये बोल रहे हैं कि हमारे पास भी आए थे लेकिन हम नहीं स्वीकार किए वगैरह। इनका मतलब है कि इनका वहाँ भी डिज़ाइन था। टिकटों के बंटवारे में इस बार न सिर्फ जदयू में बल्कि भाजपा में भी, अच्छा इनके बड़े शानदार रिश्ते हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से, या इन्होंने उसको डेलिबरेटली कल्टिवेट किए हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन पटना में प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ, उस रोड शो में प्रोमिनेंटली प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होकर के ललन सिंह का रोड शो में भाग लेना ये बताता है या इन्होंने जतवाया, दिखाया कि मेरे देखो कितनी प्रॉक्सिमिटी है। तो भाजपा के टिकट के बंटवारे से लेकर जदयू के टिकट के बंटवारे में इस बार लोग बताते हैं कि इनकी खूब चली है। और जदयू में जो आपने देखा कि जदयू में जो भूमियार लोगों को टिकट मिला है, कुल टिकट मतलब 32 टिकट बताया जा रहा है कि मिला है। तो ये जो टिकट मिला है, ये टिकट इसको बता रहा है कि किस तरीके से, मतलब आप भूमियार में 9 टिकट जदयू में मिला भूमियार को और 15 टिकट भाजपा में मिला। तो ये जो टिकट बंटवारे से लेकर भी बाकी सारी चीज़ें हुई उसमें इनकी ज़बरदस्त चली। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का जो संगठन है, उस संगठन में ललन सिंह और संजय झा की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो संजय झा मैनूवरिंग में थोड़ा ज़्यादा तेज हैं। ही इज़ लेस ए पॉलिटिशियन एंड मोर लाइजन ऑफिसर। वो लाइजनिंग का उनका काम बड़ा अच्छा होता है। तो ललन सिंह जिस तरीके से पूर्णिया से लेकर के मुंगेर तक और जिस तरह से सासाराम से लेकर के और जमुई और लखीसराय शेखपुरा तक इन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से चीज़ों को बनाया है। और आप इस बार देखेंगे
कि जो सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, ये सब कुछ में आपको स्पष्ट रूप से इनकी झलक दिखाई पड़ेगी। लबो-लबाब ये है कि सामाजिक क्रांति का बिहार में जो 2 फेज था जिसकी चर्चा मैंने की। पहला फेज 1925 लाखों चक की घटना और उसके बाद 1933 में त्रिवेणी संघ की स्थापना से शुरू होता है। दूसरा फेज सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय का जयप्रकाश जी के जनेऊ तोड़ो आंदोलन 1974 से शुरू होता है और जिसका कल्मिनेशन 1990 में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने में होता है। और उसके बाद से 90 से जो सामाजिक न्याय का जो चला 2005 तक उनके नेतृत्व में, मैं सिर्फ सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ, उसके आर्थिक और उन चीज़ों पर मैं एकेडमिक डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ, वो चला। लेकिन 2005 से काउंटर रेवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू हो गई नीतीश जी के समय में और वो धीरे 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 20 वर्ष, चूँकि क्रांति के लिए 10 से 20 वर्ष बहुत कम समय होता है, तो 2005 से जो प्रति क्रांति यानी काउंटर रेवोल्यूशन यानी फोर्सेस अगेंस्ट द सोशल जस्टिस वो उठा, वो धीरे धीरे 20 वर्षों में परिपक्व हुआ और अब जाकर के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये दिखाई पड़ा है, जो ये बताता है कि 10% की आबादी ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ की 10% आबादी है और इसने 29% सीट जीते हैं, कुल 71 एमएलए हैं। तो ये प्रश्न में एकेडमिक डिस्कशन और राजनीतिक डिस्कशन के लिए ही पब्लिक डोमेन में राजनीतिज्ञों के बीच, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच थ्रो कर रहा हूँ कि इस विषय पर अब एक डिबेट प्रारंभ जरूर हो जाएगा कि क्या बिहार में सामाजिक न्याय के, सामाजिक क्रांति के दूसरे फेज का अंत हो गया है, क्या बिहार में सामाजिक फॉर्मेशन का एक दूसरा रूप इस सरकार के गठन के बाद से शुरू हो जाएगा। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास में नहीं भविष्य में देखना होगा और भविष्य को देखने के लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर लिखें। मेरा उद्देश्य न किसी जाति न किसी समाज के प्रति वैमनस्यता का है, मैंने सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण किया है और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें।